हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। बजट 2021 के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लीन एनर्जी की तरफ और ज़्यादा मूव करें हम इसके लिए एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की लॉन्च करी है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन सडनली एज अ बॉम्ब ड्रॉप नहीं हुआ है हम पे, बहुत पहले से इसके बारे में छोटी छोटी स्कीम्स किस तरीके से हम हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी जो एक री इन्वेस्ट की मीटिंग हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की, वहाँ उस मीटिंग के अंदर भी इसके बारे में हिंट दिए गए थे। तो दिस इज नॉट विच सडनली हैपन, बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हमारे एनडीसी को कंप्लीट, हमारे पेरिस एग्रीमेंट के जितनी भी हमारी बातें हैं उनको अगर पूरा करने की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने की बात करते हैं, तो ऐसे में हाइड्रोजन एनर्जी एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है जो हमारे लिए क्लीन एनर्जी को बहुत ही इफेक्टिव और इफिशिएंट बना सकता है और काफ़ी चीप भी हो सकता है ये। तो क्या है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, किस तरीके से हम हाइड्रोजन को बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल उसको यूज़ करना इज़ अ टोटली डिफरेंट टेक्निक्स। और क्या इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे। फिर अगर हम हमारी कार के अंदर हाइड्रोजन सेल को यूज़ करते हैं तो लिथियम वाली बैटरीज का क्या करेंगे हम, उस पर क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, दोनों में कितना कंपटीशन रहेगा लिथियम एंड हाइड्रोजन के बीच में। इस पूरे बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले हाइड्रोजन जो है ना वो अबंडेंट है, मतलब पानी के अंदर है, ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर है। सो हाइड्रोजन की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ को देखते हुए और कि हाइड्रोजन में कितनी कैपेसिटी है, हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं। जैसे सन का जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन इन हीलियम से ड्राइव होता है, सन का पूरा एनर्जी यहाँ से ड्राइव होता है। तो जब सन इतना पूरे हमारे सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या हम अर्थ पे हाइड्रोजन को इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि वो हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। तो इसी को पूरे मद्देनजर रखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च करा है बजट 21-22 के अंदर, ताकि ये यूनिवर्सली अवेलेबल जो एलिमेंट है इसको हम फाइनली अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सके। इसको जब हाईलाइट करा, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि हाइड्रोजन ग्रीन पावर का सोर्स है। ग्रीन पावर का सोर्स होने का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैसेज या किसी भी तरह का पोल्यूटेंट मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करता है, ये टोटली ग्रीन है। इसकी वजह से एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है। और इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का हिंट दे दिया था कि हम इसी तरीके से हाइड्रोजन एनर्जी के लिए कोई मिशन लाने वाले हैं, जब 3rd री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2020 के अंदर। तो इसमें कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात करते हुए इन्होंने ये बहुत स्पेसिफिकली, मैंने ये कोट करके लिखा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, इसको बूस्ट करने के लिए एक फर्दर 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल इसमें इन्फ्यूज करा जाएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, जो आपको पता है SECI जो हमारे सोलर एनर्जी को देखती है, और 1500 करोड़ इन्फ्यूज करे जाएंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर। टोटल 2500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे जाएंगे ताकि इस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है हमारा, इसको हम परफेक्टली यूज कर सके। 1000 करोड़ जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड 1500 करोड़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर। तो जब हम हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इस पूरी मिशन का एम क्या है हमारा, कि हम जो गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं वो कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो कम हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद आएगा। एंड सिमिलरली इसी सेम लाइन पे एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और ये बहुत डाइवर्स एंड इफिशिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करेगा। सेल्स बहुत इफेक्टिव होगी, इफिशिएंट होगी। थोड़े टाइम में जब टेक्नोलॉजी अच्छे से अडेप्ट हो जाएगी तो काफ़ी ये हमारे लिए चीप भी रहेगा। और ग्रीन एनर्जी तो है ही, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल कार्बन इमिशन फ्री नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल को हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्कीम जो है ये डिस्कॉम्स को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोवाइड करने के लिए, कि आप इस तरीके से इन हाइड्रोजन सेल्स को यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करने के लिए अलग से ग्रिड होगी। इसके साथ ही अगर जो घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग हो गई, फीडिंग सेपरेशन हो गया,
पूरे सिस्टम को अपग्रेड करा जाएगा, तो इसके लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाएगी। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को यूज़ करेंगे। हर चीज़ में जहाँ जहाँ पे एनर्जी से पोल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल से बने हुए एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा हाइड्रोजन एनर्जी से। तो हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो थर्मल एंड कार्बन पावर प्लांट्स हैं हमारे, उनकी जगह हम हाइड्रोजन पावर प्लांट्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हम पेट्रोल एंड डीजल डलाते हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हम लोग हाइड्रोजन सेल्स का यूज़ करेंगे। तो और इसी के लिए इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को बिल्ड करेगी, जहाँ पे इस तरह की हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट करा जाएगा, जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगे, और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल ये हमारी पेट्रोलियम हो गए, इन सब पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करा जाएगा। नाउ फिर इसमें एक सजेशन दिया गया है कि ये एक इस तरह का एनर्जी सोर्स डेवलप करा जाएगा जिसको गवर्नमेंट सिंगल हैंडेडली नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगेगा, आपको इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगेगी। तो इंडिया के जो बिगेस्ट कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, इंडियन ऑयल्स हो गई, या फिर जैसे हाइड्रोजन काउंसिल हो गई, यूरोपियन हाइड्रोजन कोलिशन हो गया है, जिसकी जो यूज़ है वो नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, जर्मनी हो गई, वो भी ले रहे हैं। तो इन सबको एक साथ में आना पड़ेगा ताकि हम ये जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़रूरी है इंडिया को हाइड्रोजन कोलिएशन करने का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी अकेले पुल ऑफ नहीं कर सकता है। नॉट जस्ट वन कंपनी और इंडस्ट्री, एवरी स्टेक होल्डर, चाहे वो ऑटो सेक्टर से हो, चाहे वो फ्यूल कंपनीज हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे एडवांस मटेरियल कंपनी हो, एवरी स्टेक होल्डर, एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, और तभी ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। नाउ टू मेक हाइड्रोजन अ फिजिबल सॉल्यूशन, कि इसको सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, इंडिया को ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूल चाहिए। फ्यूल से क्या करोगे अगर उस फ्यूल को यूज़ करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा? तो हमको गाड़ीज चाहिए, वैसी कारों के अंदर उस तरह की मॉडिफिकेशन होगी कि वो हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ कर सके। सिमिलरली उस तरह के फ्यूलिंग स्टेशंस हमको बनाने पड़ेंगे, उस तरह की टेक्नोलॉजी हमको इंश्योर करनी पड़ेगी ताकि क्योंकि देखो हाइड्रोजन ना थोड़ा एक्सप्लोजिव नेचर है, जैसे आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में सुना होगा, इसका नेचर थोड़ा एक्सप्लोजिव है। तो आपने को पूरी टेक्नोलॉजी इतनी सेफ एंड साउंड प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि हम उसको इफेक्टिवली, अगर हमको 50 वॉट प्रिपेयर करना है तो 50 वॉट मिले, 500 वॉट करना है तो 500 वॉट मिले इसमें से। इस तरीके से हमको टेक्नोलॉजी को पूरा सेट करना पड़ेगा, और ये कोई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं है। ऑलरेडी जर्मनी हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि जर्मनी है, इन्होंने अराउंड 400 हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस बना लिए हैं, और दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हाइड्रोजन काउंसिल। तो सिमिलरली इंडिया ऑल्सो इट कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हाइड्रोजन काउंसिल या यूरोपियन हाइड्रोजन कोलिएशन। इन सब से हेल्प लेके हम अपने हिसाब से अपना टेलर मेड एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे? क्या हम एटमॉस्फेयर से सीधा एक्सट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन को? हाइड्रोजन को बनाने के दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब आप इसे ब्रेक करोगे तो किस में बनेगा? ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ ये जो हाइड्रोजन है, वाटर को ब्रेक करके इस हाइड्रोजन को यूज करा जा सकता है। बट देन सवाल है कि पानी ऑलरेडी कम है, पानी ऑलरेडी स्केयर है, हमने अभी अभी वाटर स्केर्सिटी पे बढ़ा भी है। फिर दूसरा मेथड होता है कि जो नेचुरल गैस होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे कि CO2 है हमारी। नाउ दिस अदर नेचुरल गैस, जिसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉरी, मैंने CO2 बोल दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई मेंट टू से कि हाइड्रोजन एंड कार्बन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनको स्प्लिट कर देंगे हम, इस पूरे मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके हम हाइड्रोजन अलग कार्बन अलग निकालेंगे। एंड दिस हाइड्रोजन जो है, या हाइड्रोजन जो हमने निकाला है 2 पार्ट हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। और ये 1 पार्ट हमने कार्बन निकाला है, कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप उससे मटेरियल बना सकते हो। तो इससे स्पेशली मटेरियल बन सकते हैं स्पेस के लिए, एरोस्पेस के लिए, ऑटो शिप बिल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन एक तीसरा तरीका भी है। ऐसा तरीका है जो अभी बिजनेस रेडी नहीं है, विच इज जस्ट लाइक इन दी प्रिपरेशन, नई टेक्नोलॉजी है। और ये क्या है कि मीथेन जो होती है हमारी CH4, इस मीथेन को डायरेक्टली एयर से एब्जॉर्ब करा जाए, रिवर्स प्रोसेसिंग के थ्रू इस मीथेन को ब्रेक करा जाए हाइड्रोजन एंड कार्बन के अंदर, और फिर उस हाइड्रोजन एंड कार्बन को यूज करा जाए। 2 प्रॉफिट है। सबसे पहले तो मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कम होगी, एटमॉस्फेयर में से कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हमारा कंट्रोल होगा। सेकंड, हमको उससे ऑक्सीजन हमको उससे हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जो भी पायलट प्रोजेक्ट पे चल रही है यूरोप, सऊदी अरेबिया, US के अंदर। तो अभी पूरा इसको एकदम कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, बट दिस इज वन टेक्नोलॉजी विच कैन बी एक्सप्लोर्ड अ लिटिल बिट मोर। तो फिर हम बात करते हैं कि अभी जो गाड़ियां लिथियम बैटरी पे चलती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम BS6 भी लेके आ गए हैं, हम लोग फैम भी लेके आए हैं, सारी गाड़ियां हम इलेक्ट्रिक से चलाएंगे। तो फिर हाइड्रोजन और लिथियम बैटरीज का जो कंपटीशन होगा उसको कैसे करोगे? देखो, लिथियम इंडिया में अभी लिथियम का एक हमको रिजर्वॉयर मिला है कर्नाटका के अंदर। बाकी लिथियम इंडिया पूरा का पूरा इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और लिथियम जो है वो बहुत ही लिमिटेड रिजर्वॉयर है लिथियम का, बहुत अबंडेंट नहीं है हाइड्रोजन की तरह। तो जो इलेक्ट्रिक कार लिथियम बैटरीज पे चलती है उनके लिए अभी नहीं तो आगे टाइम में चैलेंज आएगा। ऐसे में हाइड्रोजन सेल, हाइड्रोजन फ्यूल उनको एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। लिथियम बैटरीज हमको पूरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, यहाँ पे एक रेंज एंग्जाइटी भी होती है। लिथियम की जो बैटरीज हैं उनको वो चलती है लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास चलती है, फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, उनको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये वाली जो चीज है हाइड्रोजन कार, इससे डबल लगभग 700-800 किलोमीटर वो चलेगी 1 गो के अंदर। तो इससे ड्राइवर पे कम स्ट्रेस है, काफी डिस्टेंस पे हमको फ्यूलिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा। और दूसरा, अवेलेबिलिटी की तो बात है कि हाइड्रोजन चारों तरफ है हमारे, वेयर लिथियम हमारे पास है नहीं, हमारा इंपोर्ट बढ़ता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज हो रहा है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे है। तो ये पूरा था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपको मुझे करना है। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे जो भी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। एक तो बहुत ही जनरल है। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली कौन से स्टेट के अंदर हमको लिथियम के रिजर्वॉयर मिले हैं? मेघालय, कर्नाटका, केरला या मणिपुर? नीचे आंसर लिख के बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज क्या है? ये मैंने परसेंटेज की जगह प्रेजेंट लिख दिया, प्लीज इग्नोर दिस मिस्टेक, दिस इज परसेंटेज। तो दीज आर द 4 फिगर्स आई हैव गिवन यू। आपको मुझे बताना है इनमें से हाइड्रोजन कितने % कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। एंड दिस इज इट इन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।